हेलो दोस्तों, आज है 2 मार्च और हम 2 मार्च का आर्टिकल लेकर आए हैं। जैसे आपने देखा कि जेलेंस्की और ट्रम्प की जो तीखी नोकझोंक हुई है, आज का आर्टिकल उसी से मैं भरा पड़ा है। तो आज के आर्टिकल में उसी की खबरें छपी हैं। तो पहले हम इसी को पढ़ लेते हैं। ट्रम्प ने कह दिया है जेलेंस्की को बुलाकर कि भैया या तो तुम युद्ध रोक लो रूस से, और अगर तुम युद्ध नहीं रोकोगे तो भैया अमेरिका तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रहेगा। अब तक अमेरिका तुम्हें हथियार भी दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, पैसे भी दे रहा था, अब तुम्हें कुछ नहीं देगा। ठीक है, क्या कहा ट्रम्प ने, देख लो। ट्रम्प ने कहा, मैं तुरंत संघर्ष विराम चाहता हूँ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शांति समझौते के लिए तैयार प्रतीत होते हैं। जेलेंस्की ने अमेरिकी प्रशासन से पुतिन के इरादों के प्रति अधिक सावधान रहने का आग्रह किया है। ठीक है, एंड्रू सेन अड्डे पर एयरफोर्स में सवार होते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने उनकी तस्वीर दिखाई गई है। देखते हैं क्या बात हुई है हमारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल संघर्ष विराम की इच्छा जताते हुए यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को चेतावनी दी है कि वे या तो शांति स्थापित करें, अन्यथा अमेरिकी समर्थन खोने के लिए तैयार रहें। ट्रंप ने अमेरिका की राष्ट्रपति अमेरिका कार्यालय के ओवल ऑफिस में शुक्रवार को जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान हुई तीखी बहस के कुछ घंटों बाद कहा, वे व्यक्ति शांति नहीं चाहता। ठीक है, हालांकि ट्रंप ने कहा कि भाई जेलेंस्की जो कह रहा है उसकी मर्जी नहीं है शांति की। ट्रंप ने कहा, मैं तुरंत संघर्ष विराम चाहता हूं। ट्रंप ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शांति समझौते के लिए तैयार प्रतीत होते हैं। दूसरी ओर जेलेंस्की ने अमेरिकी प्रशासन से पुतिन के इरादों के प्रति अधिक सावधान रहने का आग्रह किया। ट्रंप शुक्रवार को ओवल ऑफिस में एक बैठक के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पर बरस पड़े और उन्होंने लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए जेलेंस्की को फटकार लगाई। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति की कार्रवाई तीसरा विश्व युद्ध भड़का सकती है। इसके बाद जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर के बिना अचानक व्हाइट हाउस छोड़ दिया। अच्छा, जो जेलेंस्की गए थे वहाँ पर हस्ताक्षर भी होने थे, लेकिन उन लोग व्हाइट हाउस चले गए। ट्रंप ने इस समझौते की मांग की थी और कहा था कि यह यूक्रेन की भविष्य के समर्थन के लिए एक शर्त है। ट्रंप जेलेंस्की और प्रतिनिधिमंडल को दोपहर का भोजन करना था, जिसकी व्यवस्था कैबिनेट से बाहर की गई थी, लेकिन बाद में वहां सलाद की प्लेट और अन्य चीज़ों को कर्मचारी पैक करते दिखाई दिए। मतलब कुल मिला के बिना खाए वो चले गए। ट्रंप उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और जेलेंस्की के बीच लगभग 45 मिनट बात हुई, जिसमें से अंतिम 10 मिनट तीनों के बीच काफ़ी तीखी बहस हुई। जेलेंस्की ने अपना पक्ष रखते हुए कूटनीति के प्रति रूस की प्रतिबद्धता पर संदेह व्यक्त किया और उसके लिए मॉस्को की ओर तोड़ी गई प्रतिबद्धताओं को हमला लिया। कहा कि भाई हमने पहले भी जो है क्या था, मॉस्को रूस ने नहीं मानी बात। इसकी शुरुआत वेंस द्वारा जेलेंस्की से कहे के जाने के साथ हुई। राष्ट्रपति जी, सम्मानपूर्वक मुझे लगता है कि आपका ओवल ऑफिस में आकर अमेरिकी मीडिया के सामने इस मामले पर मुकदमा करने की कोशिश करना अपमानजनक है ना। कुल मिला के उन्हें लगा, जो वेंस थे उपराष्ट्रपति और ट्रंप, उन्हें लगा कि भैया एक तो हमारे घर आ रहा और हमारी बात नहीं मान रहा है ना। और आप अगर वीडियो देखेंगे तो वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि वो पत्रकार उसे टोक रहे हैं और वो कह रहा है कि भैया तुम वो ड्रेस क्यों नहीं पहन का है, भैया कोट क्यों नहीं पहने। फिर उस जेलेंस्की ने कहा कि नहीं, मैं इसलिए पहन का आया कि भाई हमारे यहाँ युद्ध चल रहा है, जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब मैं पहनूंगा। ठीक है, चलो फिर एक छोटी सी खबर, इसे पूरा आर्टिकल तो पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ सकते हो कि आईएमएफ ने कहा वर्ष 2024-25 व 25-26 में वास्तविक जीडीपी 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है जी, चलो ये वही खबर है। कल हम इसका 1 मार्च को उसका आर्टिकल भी पढ़ा था कि उत्तराखंड में जो हिमस्खलन हुआ था, 50 श्रमिक निकाले गए, लेकिन 4 की क्या हो गई है, मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं हमें एनवायरनमेंट के प्रति एक दूसरे को शांत, एक दूसरे के को ऐसे लेके चलना होगा कि एनवायरनमेंट का ज़्यादा नुकसान हो। फिर से वही बात, बट ट्रंप ने कहा कि वह आदमी शांति नहीं चाहता। जेलेंस्की बोले भाई ठीक है, ये धन्यवाद। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या बात बोली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच तीखी बहस में कूटनीति के तमाम मामलों को ताक पर रख दिया गया। इस नोकझोंक के दौरान राष्ट्राध्यक्ष में परस्पर सम्मान के प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं किया गया। बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी थे। उन्होंने साफ तौर पर जेलेंस्की को व्हाइट से बाहर जाने को कहा, मतलब ये कह दिया कि भाई आप बाहर जा सकते हैं। ये तो थोड़ी सी जो है, थोड़ी सी बात सही नहीं हुई कुल मिला के, है ना।
ट्रंप ने बैठक के कुछ घंटों बाद तीखी प्रतिक्रिया जताई और कहा वह व्यक्ति जेलेंस्की शांति नहीं चाहता। दूसरी ओर जेलेंस्की अड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि उनका देश तब तक रूस के साथ शांति वार्ता में शामिल नहीं होगा जब तक उसे किसी अन्य हमले के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती। जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शुक्रवार को बैठक के दौरान हुई कहासुनी दोनों पक्षों के लिए अच्छी नहीं है। व्हाइट से निकलने के बाद जेलेंस्की ने एक्स पर अपने पोस्ट में तंज करते हुए कहा, धन्यवाद अमेरिका, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, इस यात्रा के लिए धन्यवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस और अमेरिकी लोगों का धन्यवाद। यूक्रेन को न्यायपूर्ण स्थायी शांति की आवश्यकता और हम सब उसी के लिए काम कर रहे हैं। ओवल ऑफिस में बैठक के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की के प्रति तीखी रुख अपनाते हुए उन पर लाखों लोगों के जीवन का खतरे में डालने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी कार्रवाई से तीसरा विश्व छिड़ सकता है। इसके जवाब में जेलेंस्की अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना व्हाइट हाउस से रवाना हो गए। जेडी वेंस ने उन्हें व्हाइट हाउस से जाने को कहा। सोचो, राष्ट्रपति ने कह दिया कि चले जाओ भैया। ट्रंप ने जेलेंस्की को थप्पड़ मारने से खुद को कैसे रोका? रूस। ट्रंप ने जेलेंस्की को थप्पड़ मारने से खुद को कैसे रोका? मतलब ये रूस ये कह रहा है कि भैया बड़ी बात है कि ट्रंप ने थप्पड़ नहीं मारा, है ना, ये रूस कह रहा है। ये कहा था थप्पड़ पड़ जाता तो और मजा आ जाता रूस को। तो रूस ने ओवल ऑफिस में तीखी बहस को लेकर तंज किया है। उसने कहा कि बहस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को थप्पड़ मारने से खुद को कैसे रोक लिया। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोव ने बैठक में हुई बहस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए टेलीग्राम पर लिखा कि व्हाइट हाउस में जेलेंस्की की सबसे बड़ा झूठ यह दावा था कि 2022 में यूक्रेन अकेला पड़ गया था और उसके पास किसी का समर्थन नहीं था। उन्होंने कहा, यह आश्चर्य की बात है कि ट्रंप और अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने उन्हें थप्पड़ मारने से खुद को कैसे रोक लिया, है ना। कुल मिला के उनकी जो बात थी वो थप्पड़ खाने लायक थी, ऐसा रूस बोल रहा है। आगे चलते हैं। आगे और क्या हमारे लिए न्यूज़ है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। आर्टिकल तो यही आर्टिकल बहुत अच्छा सा आया है, उसी पढ़ लेंगे। ये तो इनकी बातें हैं, तो बातों का तो कुछ है नहीं इतना खास, जो वो तो वीडियो में भी अवेलेबल है। चलिए जी, अब आर्टिकल पढ़ लेते हैं। आर्टिकल हमारा क्या है? आर्टिकल आ रहा है हमारा, आर्टिकल पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आर्टिकल में क्या दिया गया है, ये रहा, ठीक है ना। हर्ष गुलाबारी, चिंताजनक चलन, जश्न बनाम जिंदगी। आपने देखा होगा कि शादी ब्याहों में वो क्या होते हैं कि जैसे बारात वगैरह आती है या वो कुछ होता है तो कट्टे लहराए जाते हैं और उनसे गोली छोड़ी जाती है, तो उसी पर ही आर्टिकल आया, ठीक है। तो देखते हैं। करीब साल भर पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान शादियों में मनाए जाने वाले जश्न के दौरान अनियंत्रित और अनुचित गतिविधि और गोलाबारी को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। तब अदालत की एक पीठ ने कहा था कि विवाह समारोह के दौरान जश्न में बंदूक से गोली चलाना चिंताजनक है, लेकिन इसका चलन बढ़ गया है। इससे ऐसे मामले में इस तरह की अनियंत्रित और अनुचित जश्न गोलाबारी के विनाशकारी परिणाम के प्रत्यक्ष उदाहरण है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि दूल्हे को गोली लग गई, बना लो, हो कर लो जी शादी, है ना। तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार को एक कानून बनाने की ज़रूरत है और सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। चलिए जी, पढ़ते हैं इसमें क्या हमारे बात कही गई है। हाल ही में नोएडा में एक शादी के जश्न के दौरान एक व्यक्ति ने गोलाबारी की, जिसमें 2.5 साल के एक बच्चे की जान चलेगी। सोचो, 2.5 साल के बच्चे की जान चलेगी। इसके बाद ग्रेटर नोएडा में इसी तरह की अन्य घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब हर्ष गोलाबारी से किसी की जान चली गई। यह प्रकारांतर से हत्या ही है, एवं अगर ऐसे मामलों में अगर पुलिस सक्रिय हुई, पीड़ित पक्ष ने कानून का सहारा लिया, तब सिर्फ गैर इरादतन हत्या की धाराओं के तहत कार्रवाई होती है। सवाल है कि जश्न को अभिव्यक्त करने की शक्ल क्या ऐसी हो सकती है कि उसमें इस बात का ख्याल रखना जरूरी नहीं है समझा कि इससे किसी की जान चली जाएगी। भाई इतने भी क्या अंधे हो जाओ, इतने भी क्या पागल हो जाओ, तुम ऐसा जश्न मनाओ किसी की जान चली जाए। शादी या किसी अन्य मौके पर खुशी को सामूहिक रूप से अभिव्यक्त करना एक स्वाभाविक सामाजिक चलन है। जश्न मनाना भी सामान्य है, जब तक कि इसमें शामिल हो लोगों की खुशी को आपस में बांटने का जरिया है। लेकिन अगर किन्हीं हालात में जश्न के दौरान खुशी को अभिव्यक्त करने का तरीका ऐसा हो जो किसी व्यक्ति या परिवार या फिर अन्य लोगों के लिए दुख का कारण बन जाए, तो यह सोचने की जरूरत है कि वह कितना उचित है ना। मतलब आप ऐसे जश्न मनाएं तो किसी की आप जान ले लें, ये कहाँ तक उचित है ना। शादी ब्याह के अवसर पर जब बारात विवाह स्थल की ओर बढ़ रही होती है, तब यह उसमें शामिल लोगों के साथ देखने वाले लोगों के लिए भी उल्लास का समय होता है। मगर उसी बारात में शामिल कोई व्यक्ति अपनी खुशी को जाहिर करने के नाम पर हिंसक भाव का प्रदर्शन करता है, तो कोई भी संवेदनशील व्यक्ति या समूह उसका समर्थन नहीं कर सकता, ठीक है। अभिव्यक्ति में विकृति, तो एक तरीके से क्या है, ये मानसिकता में क्या हो रहा है यार लोगों को, तो ये समझ से परे है।
विडम्बना है कि पिछले कुछ वर्षों में किसी जश्न में उल्लास के व्यक्ति के रूप में जिस तरह की प्रवृत्तियों ने जोर पकड़ना शुरू किया है उसकी जड़ें हिंसा और सामंती कुंठा जुड़ती दिखती हैं। यह समझना बेहद आसान है कि अगर कोई व्यक्ति जश्न मनाने या खुशी को जाहिर करने के लिए बंदूक या पिस्तौल से हवा में गोली चलाता है तो यह गोलाबारी अपने मूल में क्या है? बारात के झूमने नाचने या जश्न मनाने के बीच हवा में चलने वाली गोली कोई व्यक्ति ठीक गोलियां चलाते समय किसी मानसिकता की जकड़ में रहता है। खुशी को जाहिर करने के लिए गोलियां चलाना जरूरी क्यों है? आमतौर पर गोलाबारी करने का नतीजा क्या होता है? हवा में चलाई गई गोली के पीछे कौन सी मानसिकता काम करती है? मतलब सोच, लोगों की क्या सोच है ये, है ना? ये सोच एक मतलब क्या सोच है कि हवा में गोली चलाओ। दरअसल शादी ब्याह जश्न मनाने के अन्य अवसरों पर हवा में की गई गोलाबारी के पीछे सामंती अकड़, हिंसा की कुंठा जैसे मनोभाव छिपे होते हैं जिसके वशीभूत कोई व्यक्ति भारी संख्या में मौजूद लोगों के बीच हवा में गोले चलाता है, मगर ऐसा करते हुए शायद वह भूल जाता है कि उसकी बंदूक या पिस्तौल की नली कभी बेलगाम हो सकती है और जिससे निकली गोली किसी की नाहक जान भी ले सकती है अवैध के बावजूद। अव्वल तो ये कैसे संभव हो पाता है कि कोई व्यक्ति वैध या अवैध हथियार लेकर काफ़ी लोगों के बीच असुरक्षित तरीके से चला पाए? फिर ज़्यादातर मामलों में यही देखा जाता है कि हर गोलाबारी करीब करने वाले व्यक्ति का पिस्तौल या बंदूक अवैध होती है। सवाल है कि भारत में शामिल जिम्मेदार लोग इस बात की इजाज़त कैसे देते हैं कि कोई व्यक्ति हथियार लेकर साथ चल रहा है और गोलाबारी भी कर रहा है, भले ही वह हवाई हो। भाई हवा में गोली चलानी क्यों है? जब इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, इतनी बात हो चुकी हैं, तो क्या जरूरत है जश्न मनाने की? ऐसा जश्न जिससे किसी की जान चली जाए? नोएडा में हुआ 2.5 साल बच्ची जान चली गई। दूसरे स्थायी प्रश्न या पुलिस यह सुनिश्चित करने में क्यों नाकाम रहती है कि पारिवारिक समारोह या जश्न के मौके पर कोई व्यक्ति हथियार लेकर शामिल न हो, जबकि इस बात की आशंका हर व्यक्त बनी रहती है कि उल्लास में बेलगाम होकर कोई पिस्तौल या बंदूक चलाने वाले का निशाना समारोह में शामिल किसी व्यक्ति की ओर से हो जाए, कोई छोटा बच्चा मारा जाए। ऐसे मौक़ों पर अवैध हथियार लेकर चलने वाले इस बात से बेखौफ क्यों रहते हैं कि वे मनमर्जी तरीके से जश्न मनाने के नाम पर हवा में गोलाबारी करेंगे और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा? वे किस बात को लेकर आश्वस्त रहते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? जानलेवा शौक, ये कैसा शौक है जो किसी की जान ले रहा है ना? ये कैसा शौक है? सोचने वाली बात है। हालांकि आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती है कि जिनमें यह बताया जाता है कि किसी बारात में या स्थानीय स्तर पर आयोजित किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में उत्साह में आकर चलाई गई गोली से वहीं पास में खड़ी किसी व्यक्ति की मौत हो गई। यूं भी भीड़ भाड़ वाली जगह में किसी भी रूप में हथियार के प्रयोग से जनहानि का खतरा बना रहता है, मगर इसके बावजूद लोग हथियारों और उन चलाने का प्रदर्शन करने में नहीं हिचकिचाते हैं। विडम्बना यह भी है कि हथियारों से लैस लोगों के आसपास खड़े दूसरे लोग भी इसी मिजाज में होते हैं और शायद ही कभी गोलाबारी से रोकने की कोशिश की जाती है। वो कहते हैं भैया चलाओ, इसके त्रासद तो कहते हैं भैया खूब चलाओ, वो और मजे लेते हैं। नतीजे में नाहक किसी की मौत हो जाती है और उसके बाद उसी जश्न में शामिल लोगों को होश आता है कि बहुत गलत हो गया। सवाल है कि किसी को जान चले जाने के बाद केवल पछताने से क्या मिलता है, खास तौर पर जब पहले के त्रासद उदाहरण सामने हो तो लोगों की गोलाबारी में जरा सी चूक के नतीजे मालूम हो तब भी उन्हें समय पर रोकना या रुकना जरूरी नहीं लगता। ऐसे में अगर जश्न मनाने के नाम पर हर्ष गोलाबारी की जाती है तो गोली चलाने वाले व्यक्ति के साथ साथ उसके आसपास मौजूद और उसका उत्साह बढ़ाने वाले अन्य लोगों को भी कटघरे में खड़ा क्यों नहीं किया जाना चाहिए? किसी खुशी के मौके को मातम में बदलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हिंसक अभिव्यक्ति की किसी भी लिहाज से खुशी को प्रकट करने का एक तरीका नहीं कहा जा सकता। इस तरह की प्रवृत्ति सिर्फ भावंती और हिंसक कुंठा का ही सूचक है जो किसी भी व्यक्ति का अमानवीकरण करती है, जबकि जश्न मनाने का एक सामुदायिक भागीदारी है जिसमें किसी खुशी के मौके पर समूह के स्तर पर साझा किया जाता है। कोई भी नहीं चाहेगा कि खुशी में शामिल होने आई किसी शख्स की जान सिर्फ इसलिए चली जाएगी किसी अन्य व्यक्ति को खुशी प्रकट करने के लिए बंदूक चलाना जरूर लगता हो, है ना? क्यों जरूरी है? हीनता बोध का प्रदर्शन। एक समस्या यह है कि परिवारों में बंदूक रखना शान और ताकत का प्रतीक माना जाता है। पितृसत्तात्मक सोच और कुंठाओं से घिरे लोगों को बंदूक का सार्वजनिक प्रदर्शन करना अपने रोब में इजाफा करना लगता है, जबकि इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष यह है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह बंदूक रखने उसका नाहक की प्रदर्शन करने की इच्छा रखता है तो यह उसके आत्मविश्वास में कमी का सबूत है। मतलब उस कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर। हीन भावनाओं से भरे लोगों की समझते हैं कि बंदूक लहराने या गोली चलाने से सामने के बाकी लोग उसके नियंत्रण में रहते हैं। ऐसे लोग एक तरह से मानसिक रूप से बीमार होते हैं जो हिंसा को अपने मानसिक ढांचे पर मुख्य पक्ष बना लेते हैं। मतलब अगर कोई आदमी ये चाह रहा है कि बंदूक अगर वो रखेगा तो उसकी पावर बढ़ेगी, लोग दबाव में आ जाएंगे, तो मानसिक रूप से बीमार है वो। इस तरह की घटनाओं के बढ़ते जाने की वजह से ही अब कई लोग आक्रामक तरीके से मनाए जाने वाले जश्न में शामिल होने से हिचकने लगे हैं। अगर किसी खुशी को मातम का एक आयोजन बनने से रोकना है तो इसके लिए सरकार और समाज को अपने स्तर पर सख्त और ठोस पहल करनी होगी। इस मसले पर कानूनों को सख्ती से लागू करने जरूरत पड़ने पर ज़्यादा सख्त कानून बनाने वक्त का तकाजा है। समाज को भी अपने स्तर पर किसी भी बारात या जश्न के अन्य मौके पर बंदूक, पिस्तौल या अन्य हथियार चलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगानी चाहिए, वरना इस तरह की प्रवृत्ति अगर फैलती गई तो खुशी में भय खुल जाएगा और तब खुशी वास्तव में खुशी
नहीं रह जाएगी। तो आगे अब ठीक है, एक ये बिहार की मिसाल भी है, इसको भी देख लेते हैं क्या है। अब है कानून का कटघरा, मतलब कानून का कटघरे में क्या क्या कहानी हमारी है। कानून का कटघरा, जश्न में गोलाबारी जो खामियां सामने आ रहे हैं वे त्रासद हैं। हालांकि यह ऐसे कानूनों के बावजूद चल रहा है जो इस पर सख्त पाबंदी लगाते हैं। जाहिर है कि अगर कानून के बावजूद कुछ लोग जश्न के मौके पर गोले चलाकर अपनी शान भगाने में नहीं चकते हैं, गैर कानूनी हरकतें करने को दुस्साहस करते हैं, तो यह कानून के शासन की ही नाकामी है। इस संबंध में शीर्ष अदालत की स्पष्ट टिप्पणी की थी कि भारतीय संविधान जीवन के संरक्षण को बहुत महत्व देता है। अवैध और बिना लाइसेंस वाले हथियारों का प्रसार रोकना होगा, यदि नहीं तो यह कानून के शासन के लिए एक बड़ा झटका होगा। मसला यह है कि शासन के संबंध में कितना सख्त या नरम रवैया इख्तियार करता है। कुल मिलाकर सारी चीज़ तो इस बात पर डिपेंड करती है ना कि गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर कितना सीरियस है। सख्त प्रावधान, जहाँ तक इस संबंध में कानून का सवाल है तो भारत में इसे लेकर सख्त कानूनी प्रावधान है। हर्ष गोलाबारी पर कानूनी रोक लगी हुई है। ऐसे में अगर शादी ब्याह अन्य किसी भी प्रकार के जश्न के दौरान अपनी खुशी को बेलगाम तरीके से प्रकट करने के लिए कोई हर्ष या गोलाबारी करता है तो उसे कानून का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन क्या वास्तव में उनका पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है, वास्तव में पालन नहीं हो रहा। हर्ष गोलाबारी के मामले में सबसे पहले शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाता है। पुलिस सबसे पहले यह देखती है कि गोलाबारी किस हथियार से की गई, वह हथियार वैध है या अवैध। अवैध हथियार के उपयोग पर कड़ी सजा का प्रावधान है। वहीं यदि वैध हथियार से भी गोलाबारी होती है तो हथियार का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। मौत पर मुकदमा, जश्नी गोलाबारी की घटना में अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। पुलिस ऐसे व्यक्ति के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर सकती है। पहले आईपीसी की धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कार्रवाई की जाती है। हालांकि अब भारतीय न्याय संहिता के तहत ऐसे मामले में कार्रवाई की जाती है। अब तो भारतीय न्याय संहिता आ गई, आपको पता है। फिर आ गया कार्रवाई का घेरा। हर्ष गोलाबारी करने वाले शख्स के साथ साथ जिसके नाम पर हथियार का लाइसेंस मिलेगा उस पर भी संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके तहत अदालत जुर्म साबित होने पर जेल की सजा और जुर्माना भी लगा सकती है। ठीक है, फिर एक बिहार की मिसाल है, इसमें देख लेते हैं क्या है। शादी ब्याह के मौके पर जश्न मनाने के क्रम में बंदूक या पिस्तौल से गोली चलाना पूरे देश में एक बड़ी समस्या है। बिहार में हर्ष गोलाबारी और हथियार प्रदर्शन की घटनाओं पर लगातार इजाफे की बढ़ती शिकायतों की वजह से पुलिस प्रशासन भी परेशान थी। इससे होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के लिए शस्त्र अधिनियम संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया। इस अधिनियम के तहत हर्ष गोलाबारी करने वालों को 2 वर्ष की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए जून 2023 में स्थायी आदेश के माध्यम से सभी जिलों को ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिया गया। इसके तहत सभी जिलों को प्रत्येक थाना क्षेत्र के सभी शस्त्र लाइसेंस के साथ साथ शस्त्र लाइसेंस धारकों और रिटर्नों का नियंत्रित रूप से वार्षिक सत्यापन करने, वैवाहिक, सांस्कृतिक, ऑर्केस्ट्रा और इस प्रकार के अन्य कार्यक्रमों के आयोजन से जुड़ी जानकारी प्रत्येक थाने को कार्यक्रम से पहले ही आयोजकों द्वारा देने, इन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करने, आयोजनकर्ताओं में हर्ष गोलाबारी जुड़े घोषणा पत्र को भरवाने, आशंका वाली जगह को लेकर पूर्व सावधानी बरतने, वीडियोग्राफी कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसका नतीजा सामने आया कि बिहार में जून 2022 से 23 के बीच जश्नी गोलाबारी में होने वाली मौत और घायलों की संख्या 58 थी, जबकि जून 23 से 24 के बीच इसकी संख्या 29 रही। यानी ऐसी घटनाओं में 50% तक की कमी आई। मतलब जब पुलिस ने या सरकार ने कदम उठाए तो कमी देख ली, तो ऐसा नहीं कि कमी नहीं, इसे कंट्रोल हो सकता है लेकिन उसको कंट्रोल करना होगा। दरअसल जिसमें गोलाबारी और हथियार प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस की ओर से तत्काल सक्रियता दिखाकर कार्रवाई की गई। साथ ही बिहार पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर हर्ष गोलाबारी के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से निरंतर जन जागरूकता अभियान भी चला गया और बिहार पुलिस ने अच्छा काम किया। लगभग 50% तक की ऐसी घटनाएं कम कर दी हैं अपने कैंपेन के द्वारा, अपनी नीतियों के द्वारा, अपने कानून के द्वारा। ठीक है, चलिए आज 2 मार्च का भी आर्टिकल खत्म हुआ। अब 3-4 के आर्टिकल बचेंगे, वो जल्दी हम लेकर आएंगे।